नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे रेलवे एएलपी टेक्नीशियन के 13 अगस्त 2018 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए साइंस के क्वेश्चंस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 है। जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सलेशन। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है तो चंद्रमा पर वह कितनी ऊंचाई तक उछल सकता है? तो वो उछलता है तो क्या हाइट गेन करता है, और हाइट गेन करेगा तो उसको क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। अब mgh जो है वो पृथ्वी पर भी उतना ही रहेगा और मून पर भी उतना ही रहेगा, क्योंकि अगर मून के ऊपर जी की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो वह कुछ ज़्यादा हाइट तक उछल सकता है। तो जी और एच एक दूसरे को एडजस्ट कर लेंगे और पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी अर्थ पर तो कितनी होगी? एम जी मल्टीप्लाई 1.5, क्योंकि वो पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है। और पोटेंशियल एनर्जी मून पर क्या हो जाएगी? मास मल्टीप्लाई ग्रेविटेशनल एक्सलेशन कितना है मून पर? g/6। तो जी की जगह रख दिया g/6 और एच डैश मान लेते हैं कि वो एच डैश हाइट तक मून पर उछल सकता है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा अर्थ पर और मून पर बराबर है, तो इन दोनों को बराबर कर देंगे और इससे एम से एम कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा और एच डैश की वैल्यू आएगी हमारे पास 9 मीटर। देखो, या तो आप इस वाले मेथड से कर सकते हो या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि किसी प्लानेट पर अगर जी की वैल्यू जितनी कम होगी उस प्लानेट पर आप उतने ही ज़्यादा ऊंचाई तक उछल सकते हो। तो अगर मून पर जी की वैल्यू पृथ्वी की तुलना में 1/6 है तो आप 6 गुना ज़्यादा ऊंचाई तक उछल सकते हो मून पर। तो पृथ्वी पर अगर 1.5 मीटर तक आप उछल सकते हो तो मून पर कितनी ऊंचाई तक उछल सकते हो? 1.5 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 9 मीटर, जो कि सेकंड ऑप्शन में है। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू आर सेल्स लिविंग इलोंगेटेड एंड इरेगुलरली थिक एट द कॉर्नर्स? इनमें से कौन सी टिश्यू के अंदर कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी होती है और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? तो सबसे पहले तो हम प्लांट्स की टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं कुछ। अभी ये देखो, यहाँ पर प्लांट्स में पाए जाने वाले सभी टिश्यूज़ की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में कोई सा भी इनमें से पूछ सकता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू ये 3 टाइप के होते हैं और वेस्कुलर टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। और हमें जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर था कोलेंचाइमा। कोलेंचाइमा के अंदर जो सेल्स होती है वो इलोंगेटेड होती है और इसमें सेल वेल्स जो है अनइवनली थिकंड होती है, स्पेशली इन द कॉर्नर्स। आप इन सब का स्क्रीनशॉट लेकर के और फिर बाद में पढ़ लेना, क्योंकि इनमें से कोई सा भी एग्जाम में पूछ सकता है। और अगर आप हिंदी मीडियम से है तो ये हिंदी में ट्रांसलेट करके दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वापस से हमारे क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी होती है और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? तो हमने देखा है कि इस तरह की कोशिकाएं प्रेजेंट होती है कोलेनकाइमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिकविद ने उत्प्लावक बल या बियोंसी फोर्स के अस्तित्व की व्याख्या की थी? तो देखो, बियोंसी फोर्स क्या होता है? एक इस तरह से पानी का भरा हुआ बीकर होता है। अगर उसमें आप कुछ डुबोने की कोशिश करोगे तो इसके ऊपर पानी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, जिसको हम बोलते हैं बियोंसी फोर्स। और इसकी वैल्यू होती है बियोंसी फोर्स की रो वी जी के बराबर। इसमें रो तो होता है इसमें जो फ्लूइड भरा है उसकी डेंसिटी, और वॉल्यूम होता है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये कितने लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है, उसका वॉल्यूम। और जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सलेशन। तो बियोंसी फोर्स का फॉर्मूला दिया जाता है एफ बी इक्वल टू रो वी जी से, और इस वाले रिलेशन को हम बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो बियोंसी फोर्स का जो एग्जिस्टेंस का एक्सप्लेन किया था वो किया था आर्किमिडीज ने। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सरफेस फिनोमिना? इनमें से कौन सी एक सतही घटना है? तो देखो, बॉइलिंग फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। बॉइलिंग तो एक बल्क फिनोमिना है, क्योंकि इसके अंदर जब पूरा लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर पहुंच जाता है तब बॉइलिंग स्टार्ट होती है। और ऐसे ही मिल्टिंग मिल्टिंग के अंदर भी अगर पूरा सॉलिड जो है वो मिल्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है, गलनांक पर, तब जो है वो पिघलना शुरू करता है। और फ्रीजिंग की बात कर लेते हैं पहले। फ्रीजिंग में भी क्या होता है? ये भी एक बल्क फिनोमिना है, जिसमें पूरा लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड में। लेकिन जो इवेपरेशन है, इवेपरेशन में क्या होता है कि आप अगर लिक्विड को गर्म कर रहे हो तो भले ही वो उबलना शुरू ना करे, बॉयल होना शुरू ना करे, लेकिन उसके सरफेस के ऊपर से जो वाटर है वो इवेपरेट होना शुरू हो जाएगा और वो गैसियस फॉर्म में उड़ जाएगा। तो इवेपरेशन जो है वो सरफेस फिनोमिना है और बाकी के जो 3 ऑप्शंस है वो बल्क फिनोमिना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज टू ट्रीट इनडाइजेशन? इनडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए या अपच को ट्रीट करने के लिए इनमें से कौन सी मेडिसिन का यूज़ करते हैं?
तो देखो स्टोमक एसिड जो होता है वो पाचन के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन कभी-कभी अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है स्टोमक में, तो सीने में जलन और इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इस एसिड को कंट्रोल करने के लिए ऐसी मेडिसिन्स का यूज़ करेंगे जिनकी पीएच ज़्यादा हो, जैसे कोई या क्षारीय प्रकृति हो या बेसिक प्रकृति हो। ये जो दवाइयाँ हैं जिनमें क्षारीय प्रकृति होती है, ये एसिड को फिर से बैलेंस कर देती है और हमारा इनडाइजेशन ठीक हो जाता है। तो इस तरह की मेडिसिन्स को बोलते हैं हम एंटासिड्स, जो कि इनडाइजेशन वगैरह या सीने में जलन, जिसको हम हार्ट बर्न भी बोलते हैं, इस तरह की चीज़ों को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विथ। एक ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा, वो किसके साथ चेंज होती है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, एक तो मास पर डिपेंड करती है और एक वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, स्पीड पर। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन में मास दिया है और फोर्थ ऑप्शन में स्पीड दिया है। तो क्या दोनों सही है क्या ऑप्शन? नहीं, दोनों सही नहीं है। इसमें ज़्यादा सही है स्पीड वाला क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विथ। एक ऑब्जेक्ट है, उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके साथ चेंज हो रही है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है उसके टुकड़े नहीं है, वो पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है, उसका मास कांस्टेंट ही रहेगा, बस उसकी स्पीड चेंज हो रही है। तो वो, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए मास अगर कांस्टेंट हो गया तो स्पीड ही है जिसके साथ काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैस इवॉल्व व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इनमें से कौन सी गैस निकलेगी। तो यहाँ पर ये रिएक्शन देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट को अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ अगर रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है, NaCl बन रहा है, H2O बन रहा है और CO2 बन रहा है। तो हमारे पास प्रोडक्ट में ये तीन चीज़ें बनेगी, एक तो NaCl, H2O और CO2। हमें पूछा था कि कौन सी गैस बनेगी, तो इनमें से गैस तो सिर्फ एक ही है, H2O तो क्या है, लिक्विड। तो CO2 गैस बन जाएगी हमारे पास। तो CO2 दिया है फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन रेस्पेक्टिवली इज। बेंजीन के अंदर कितना सिग्मा बॉन्ड होता है और कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं वो हमें बताने हैं। अब देखो ये है बेंजीन की स्ट्रक्चर। अब सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे इसके अंदर, इसमें जितने भी सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं ये वाले, तो जितने भी सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं वो हो जाएंगे सिग्मा बॉन्ड। और जो डबल बॉन्ड के अंदर, एक तो हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड और एक हो जाएगा पाई बॉन्ड। तो अब देखो कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो ये हो गए, और डबल बॉन्ड में से हो जाएगा एक एक, 10 11 और 12। तो 12 तो हो जाएंगे इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 1 2 और ये 3। तो 3 हो जाएंगे पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड के अंदर। तो 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड हो जाएंगे बेंजीन में। तो 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड दे रखे हैं फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अमीबा। अमीबा में अलैंगिक प्रजनन किसके कारण होता है। तो देखो अमीबा में क्या होता है, इसमें एक कोशिका जो है टूट करके दो कोशिकाओं में बन जाती है, एक अमीबा से दो अमीबा बन जाते हैं। तो इसमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और किसके द्वारा, बाइनरी फिजन के द्वारा, क्योंकि इसमें एक कोशिका टूट करके दो बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको एक रिएक्शन दे रखी है और इस रिएक्शन में कौन सा जो है ऑक्सी ऑक्सी किसका तो ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, मतलब कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है वो बताना है। तो सबसे पहले तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो SnCl2 है, इसके ऊपर Sn के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इसके ऊपर होगा +2। और यहाँ पर HgCl2 के अंदर Hg के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इस पे होगा +2। और Hg2Cl2 इसके ऊपर कितना ऑक्सीडेशन होगा, Hg के ऊपर +1। और SnCl4 के अंदर Sn के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा, +4। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर हमने कैसे निकाला, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अभी तो आप ये समझ लो कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो देखो इधर जो है Sn के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। और इधर Sn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +4। तो Sn का जो है ऑक्सीकरण नंबर बढ़ रहा है, तो SnCl2 का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो किस ऑप्शन में दे रखा है, SnCl2 इज ऑक्सीडाइज, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। और HgCl2 का क्या होगा, Hg का देखो, Hg का +2 है ऑक्सीडेशन नंबर इधर, और इधर जाकर के प्रोडक्ट में क्या हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, +1। तो HgCl2 का होगा रिडक्शन या अपचयन। तो HgCl2 का अपचयन होगा, ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होता है पेड़ों में तो इनमें से कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। इसमें दिन के टाइम होता है फोटोसिंथेसिस, ये ध्यान रखना आप। इसमें CO2 और H2O मिलकर के सनलाइट की उपस्थिति में क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज, O2 ऑक्सीजन और H2O। तो हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा था, तो फोटोसिंथेसिस में क्या क्या बनेगा, ग्लूकोज, O2 और H2O बनेगा तीनों। तो ये तीनों बनेंगे, ये फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब इसके साथ ही हम रेस्पायरेशन भी देख लेते हैं पौधों में, जो कि रात के टाइम पर होता है। अब रात में क्या होगा, ग्लूकोज और O2 एक दूसरे से रिएक्ट होंगे और फिर ये क्या बनाएंगे, CO2, H2O और एनर्जी रिलीज करेंगे। पौधे रात के टाइम में CO2 रिलीज करते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि पौधों के नीचे, पेड़ों के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल रजिस्टर्स ईच ऑफ 10 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो 10 ओम के रजिस्टर है, एक ये और एक ये, दोनों 10-10 ओम के हैं और इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है। दिस कॉम्बिनेशन इन टर्न इज कनेक्टेड टू ए थर्ड रजिस्टर ऑफ 10 ओम। इस वाले कॉम्बिनेशन को एक 10 ओम के रजिस्टर के साथ जोड़ा जाता है सीरीज में। द इक्विवेलेंट रजिस्टर ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो इसका ये टोटल रजिस्टेंस कितना हो जाएगा वो हमें बताना है। तो देखो, अगर दोनों रजिस्टेंस सेम है और वो पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो इनका जो कंबाइंड रजिस्टेंस है वो आधा हो जाएगा। तो 10 ये है और 10 ये है, तो इनका आधा कितना हो जाएगा, 5। तो 5 तो ये हो जाएगा और 10 ये हो जाएगा, तो सीरीज में है 5 और 10, तो टोटल कितना हो जाएगा, 15 ओम। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ कार्बन एटम्स इन डायमंड। हीरे के अंदर आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन डायमंड के अंदर नहीं होता है आउटर मोस्ट सेल में, क्योंकि कार्बन के ऊपर बाकी चार तरफ जो है दूसरे 4 कार्बन जुड़े हुए होते हैं, इसलिए हर एक कार्बन के ऊपर 4 कार्बन जुड़े हुए होते हैं हीरे में, इसलिए कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं है। इसीलिए तो जो है डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पावर ऑफ ए करेक्टिव लेंस इज +2.0 D, देन इट इज। अगर एक करेक्टिव लेंस का पावर इतना है तो ये कौन सा लेंस होगा। तो देखो, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये लेंस की बात कर रहा है और ऑप्शन में दे रखे हैं मिरर। और कौन सा लेंस होगा, अगर पावर जो है वो पॉजिटिव में आती है तो वो होगा कॉन्वेक्स लेंस, और अगर पावर जो है यहाँ पर -2.0 D दिया होता तो फिर क्या होता, कॉनकेव लेंस। तो पॉजिटिव पावर के लिए हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है। यह ज़मीन पर टकराती है और 2.5 मीटर की ऊंचाई तक वापस उछल जाती है। एक गेंद है जो 10 मीटर की ऊंचाई से गिराते हैं हम, और ये टकराने के बाद वापस कितनी ऊंचाई तक जाती है, 2.5 मीटर तक। तो टकराव के दौरान गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो देखो, जस्ट यहाँ पर जब टकराने वाला होता है तब काइनेटिक एनर्जी कितनी थी वो निकालेंगे, और टकराने के जस्ट बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी है वो निकालेंगे, और दोनों का परसेंटेज निकालेंगे, और काइनेटिक एनर्जी में टकराने के बाद कितना लॉस हुआ वो निकाल लेंगे। तो इसके अंदर हम जस्ट टकराने से पहले एनर्जी बैलेंस का इक्वेशन लगाएंगे। तो इसके अंदर जब गेंद ऊपर से नीचे तक आ रही है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो योग है वो कांस्टेंट रहता है हमेशा। तो देखो, यहाँ पर जस्ट टकराने वाली होती है तो यहाँ पर हाइट तो हो जाएगी 0, तो पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगी 0 टकराने से पहले, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ यहाँ से यहाँ तक आने में उतनी ही काइनेटिक एनर्जी में ये कन्वर्ट हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक आने में, mgh। और यहाँ पर हाइट दिया हमें 10 मीटर, तो ये mgh हो गया टकराने से पहले की एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। और टकराने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है उसका योग भी कांस्टेंट रहेगा। तो टकराने के जस्ट बाद जो है वो हाइट तो लगभग 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगी 0, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी उतनी ही होगी जितनी कि ये 2.5 मीटर की हाइट अचीव कर ले। जितनी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी हाइट ये अचीव कर लेगी, उतनी पोटेंशियल एनर्जी ये अचीव कर लेगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सबसे बॉटम में यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होगा, तो -mg डेस ये हो जाएगी टकराने के। mgh डेस क्या है, टकराने के बाद की काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी का लॉस हो जाएगा mgh माइनस mgh डेस, मतलब टकराने से पहले की एनर्जी माइनस टकराने के बाद की एनर्जी। और परसेंटेज लॉस कैसे निकालेंगे, दोनों एनर्जी का डिफरेंस डिवाइड बाई इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी मतलब टकराने से पहले की एनर्जी को इससे डिवाइड कर देंगे।
तो एम जी तो कॉमन आकर के कट जाएगा सब के अंदर, और क्या बचेगा, एच माइनस एच डैश डिवाइड बाई एच। अब यहाँ पर एच की वैल्यू तो हमें 10 मीटर दे रखी है, एच डैश की वैल्यू 2.5 मीटर दे रखी है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे और तो हमारे पास परसेंटेज लॉस कितना आएगा एनर्जी का, 0.75। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितने परसेंट एनर्जी का लॉस हुआ, 75%, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर एनर्जी जनरेट्स मोर पावर देन विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी जो है विंड एनर्जी से ज़्यादा पावर जनरेट करेगी या कम पावर जनरेट करेगी, ये हमें बताना है। तो देखो, सोलर एनर्जी डिपेंड करता है ये वेदर कैसा है, मौसम कैसा है। अगर हम गर्मियों की बात करें और हवा नहीं चल रही है और सिर्फ धूप पड़ रही है, तो उस टाइम जो है सोलर एनर्जी तो क्या हो जाएगी, हाईएस्ट हो जाएगी बहुत ज़्यादा। और विंड एनर्जी क्या हो जाएगी, लगभग जीरो, क्योंकि हवा नहीं चलेगी तो कहाँ से विंड एनर्जी बनेगी। और अगर हम बात करें बारिश के दिनों की, तो बारिश के दिनों में अगर हवा चल रही है और धूप नहीं निकल रही है, तो सोलर एनर्जी तो हो जाएगी जीरो लगभग। अगर धूप नहीं निकल रही है तो लगभग जीरो सोलर एनर्जी जनरेट होगी। और विंड एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, क्योंकि बारिश के दिनों में हवा चलती है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सोलर एनर्जी ज़्यादा ही होगी या कम ही होगी। ये कभी कभी सोलर एनर्जी जो है विंड एनर्जी से ज़्यादा भी हो सकती है या कम भी हो सकती है। तो सम टाइम्स, कभी कभी, ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोबल गैस। इनमें से कौन सी एक नोबल गैस नहीं है। तो इसके लिए हमें ये पीरियोडिक टेबल देखते हैं। इसके अंदर जो लास्ट वाला कॉलम है, ये वाला, ये हो जाएगा नोबल गैसेज का। अब इसमें जो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, और ये सब क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगी नोबल गैसेज। तो इसमें से रेडोन, क्रिप्टॉन, जिनोन, ये तो जो है नोबल गैसेज है, लेकिन हाइड्रोजन ये नॉन मेटल है, ये फर्स्ट कॉलम में आता है। तो हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोलिनेशन एजेंट ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस परागकण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है। तो देखो, सबसे पहले वाटर की बात करें, तो वाटर तो जो है पोलन ग्रेन्स को पानी के ऊपर तैरा करके दूसरे फ्लोर्स तक पहुंचा देता है, जिससे पोलिनेशन हो जाता है। और एनिमल्स एनिमल्स भी जो है पोलिनेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि जो मधुमक्खियाँ और जो बटरफ्लाइज होती है वो, और कुछ पक्षी होते हैं, उनको कुछ फ्लावर जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और ये पोलेंस उनके चिपक जाते हैं और दूसरे फूलों तक पहुंच जाते हैं। तो एनिमल्स भी जो है वो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। और विंड जो है वो भी पोलिनेशन में हेल्प करती है, क्योंकि जो हल्के बीज होते हैं, हल्के पोलेन होते हैं, उनको उड़ा करके दूसरे फूलों तक हवा पहुंचा देती है। तो विंड भी जो है पोलिनेशन में हेल्प करती है। लेकिन प्लांट्स खुद जो है कैसे पहुंचाएगा, प्लांट खुद जो है पोलेन्स को, पोलेन ग्रेन्स को दूसरे फ्लावर्स तक नहीं पहुंचा सकता। तो फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये पोलिनेशन में हेल्प नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड मेंबर ऑफ द डोब्रीनर ट्राइड दैट आल्सो पिक्चर्स लिथियम एंड सोडियम। तो देखो, डोब्रीनर ट्राइड के अंदर क्या करते हैं, बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। तो इसके अंदर दो एलिमेंट हमें दे रखा है, लिथियम और सोडियम। तो पहला तो है लिथियम और दूसरा है सोडियम, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक मास कम है और सोडियम का ज़्यादा है, तो ये दूसरे नंबर पर आएगा। और तीसरे नंबर पर कौन है, ये हमें पूछा है। तो डोब्रीनर ट्राइड के अंदर क्या होता है, तीसरे वाले का एटॉमिक मास प्लस पहले वाले का एटॉमिक मास डिवाइड बाई 2। अगर ऐसा करेंगे, इन दोनों का एवरेज ले लेंगे, तो हमारे पास बीच वाले का एटॉमिक मास आ जाएगा। तो ये, तो यहाँ देखो, तीसरे वाले का x मान लेते हैं और पहले वाले का 7 मान लेते हैं, और इन दोनों का एवरेज करेंगे तो बीच वाले का आ जाएगा एटॉमिक मास। और बीच वाले का एटॉमिक मास हमें दे रखा है 23, और जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 39। अब इनमें से कौन से ऑप्शन में, कौन से एलिमेंट की एटॉमिक मास जो है 39 होता है। तो इनमें पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 39। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये डोब्रेनर ट्राइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में, हर पेपर में लगभग इससे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलेटर्स हैव रेजिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जो करंट को बिल्कुल भी फ्लो नहीं होने देते, जीरो करंट उनमें से फ्लो होता है। तो उनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, उनकी प्रतिरोधकता होती है 10 की घात 12 से लेकर के 10 की घात 17 ओम मीटर तक। प्रतिरोध नहीं है ये प्रतिरोधकता है। प्रतिरोध अलग होता है और प्रतिरोधकता अलग होती है। अब इसमें हम कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स तीनों की रजिस्टिविटी देख लेते हैं, क्योंकि हमें इंसुलेटर्स का पूछ लिया तो क्या पता अगले जो एग्ज़ाम आ रहे हैं अभी जून में एएलपी और टेक्नीशियन के, उनमें कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के पूछ ले। तो ध्यान में रखना, कंडक्टर की प्रतिरोधकता कितनी होती है, 10 की घात -6 से लेकर के 10 की घात -8 ओम मीटर।
सेमीकंडक्टर्स की होती है 10 की घात -3 ओम मीटर से 10 की घात 8 ओम मीटर, और इंसुलेटर्स की तो हमें देख ही लिया, 10 की घात 12 से 10 की घात 17 ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कर्व्ड मिरर वेयर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड इज कॉल्ड। एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसको बाहर से तो कर देंगे चमक, बाहर से तो कर देंगे पॉलिश, और अगर यहाँ पर लाइट सोर्स है तो लाइट जो है इसमें टकरा टकरा करके फिर अंदर से रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये अंदर की तरफ ये दबा हुआ है, तो इसको हम कौन सा मिरर बोलेंगे? इसको बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर। अगर बाहर से पॉलिश है और अंदर से जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरह से दबा हुआ है तो उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। तो ये हो गया हमारे आज के एलपी टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चंस। अब अगले पेपर के साइंस के क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।